हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एट जोन पे। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 5। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ देयर मोलर मासेस। तो हर टर्म्स का पहले हम मतलब जानेंगे कि कोलिगेटिव का मतलब क्या होता है। तो पहले कोलिगेटिव को डिटेल्स में जानेंगे। कोलिगेटिव एक्चुअली बना हुआ है दो लैटिन वर्ड से मिलके। पहला लैटिन वर्ड आपको यहाँ से मिलेगा को का मतलब आपको पता है क्या होता है? टुगेदर। अब दूसरा आपका वर्ड क्या है? दूसरा है लिग्रे। लिग्रे का मतलब होता है टू बाइंड। तो लिग्रे लिख लीजिए। तो दो लैटिन वर्ड है आपके, एक को एक लिग्रे, दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ वर्ड कोलिगेटिव। को मीन्स टुगेदर एंड लिग्रे मीन्स टू बाइंड। सो ओवरऑल आपको पता चल गया कि इसका मतलब क्या है कि बाइंड टुगेदर। कुछ ना कुछ है जो इनको एक साथ रखेगी, बाइंड टुगेदर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक दूसरा नाम भी होता है, वो भी लिख लीजिए। आपको इस चीज को हमेशा समझने में बहुत आसानी होगी। डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का दूसरा नाम क्या होता है? डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टी। तो डेमोक्रेटिव का मतलब आपको पता है, जैसे कि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं तो यहाँ पे क्वालिटी से कुछ मतलब नहीं होती है। जब हम लोग अपने वोटिंग राइट्स का यूज करते हैं तो क्वांटिटी से मतलब होती है कि कितने लोगों ने वोट दिया, किन किन लोगों ने वोट दिया। 10th पास ने दिया या 12 पास ने दिया या पीएचडी ने दिया या साइंटिस्ट ने दिया, उसका कोई मतलब नहीं होता डेमोक्रेसी में। तो डेमोक्रेसी डिपेंड्स करती है सिर्फ टोटल नंबर ऑफ अमाउंट पे। इन द सिमिलर फैशन डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टी दैट मीन टू से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये भी किस चीज पे डिपेंड करेगी? डिपेंड्स ओनली ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का मेजर इन जनरल हम मोल्स में ले सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ, उनके नेचर से कोई भी इसको फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ काउंटिंग से। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख सकते हैं डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टी में, इट डिपेंड्स ओनली ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मैंने आपको अभी अभी बताया कि उसका मेजर इन जनरल हम किस चीज से कर लेंगे? मोल से। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे तो डिपेंड कर रहा है, पर ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, उनके नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ फर्क किस चीज में पड़ेगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का इन जनरल मीनिंग क्या हो गया कि ऐसी प्रॉपर्टी जो डायरेक्टली रिलेटेड हो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से, उनके नेचर से इसको किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब नहीं हो। अब इतना अगर हम जान गए हैं तो एक चीज जो हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, देखिए मैं आपको एक रफ डायग्राम से दिखा देता हूं, आपको याद आ जाएगा, उसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। हमने कहा था कि यहां पे हमारा एक प्योर सॉल्वेंट है, फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 9। प्योर सॉल्वेंट्स के जो सरफेस है, अपर सरफेस, इसमें 9 जो भी मोल्स मॉलिक्यूल्स या टाइप्स हम काउंटिंग के लिए करते हैं, एग्जैक्टली इसको हम नहीं कर सकते। मान लीजिए 9 यूनिट्स ने सरफेस को एक्वायर किया। 9 यूनिट ने जब सरफेस को एक्वायर करेंगे तो इन्हीं 9 के वेपर्स बनेंगे, क्योंकि वोलेटाइल लिक्विड है, और ये सारे बीपी को कंट्रीब्यूट करेंगे 9 लोग। बट अगर हम इसमें एक इम्प्यूरिटी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो नॉन वोलेटाइल का क्या मतलब हो गया कि वो तो वीपी को कंट्रीब्यूट ही नहीं करेंगे। तो ये जो सॉल्यूट डलेगा नॉन वोलेटाइल हमारे सॉल्यूशन में, तो ये नॉन वोलेटाइल भी सरफेस में कहीं ना कहीं एक्वायर करेगा। तो पहले मैं प्रीवियस 9 कर दूं कि काउंटिंग में आपको दिक्कत नहीं हो। अब ये नॉन वोलेटाइल पुराना वाला ब्लू से है, नॉन वोलेटाइल को ब्लैक से करूंगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो स्पेस लेगा सरफेस पे। सरफेस पे जब ये स्पेस कवर करेगा, मैंने आपको बोला था, तो ओवरऑल ब्लू वाले की काउंटिंग घटेगी। और ब्लू वाला क्या था? वही तो वोलेटाइल में था, वोलेटाइल जो बीपी को कंट्रीब्यूट करता था। ब्लैक वोलेटाइल नहीं है, नॉन वोलेटाइल है, तो बीपी को कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो इनकी बीपी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। किसके रेफरेंस में? प्रीवियस के। तो हम एक चीज श्योर कह सकते हैं कि प्योर की जो बीपी होगी हमेशा इम्प्योर से या सॉल्यूशन से कम होगी। तो इसी चीज को हम सेंटेंस में नोट कर लेंगे। प्रीवियस में हमने बोला भी है, ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, पीछे का लेक्चर एक बार देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इन शॉर्ट आपको यही जानना है कि सरफेस पे जितने लोग रहेंगे, अमाउंट, उन्हीं अमाउंट के अकॉर्डिंग वीपी आएगा। तो आप लिख सकते हैं कि वी नो दैट
कि हमें पहले से पता, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है कि वीपी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज, वीपी का मतलब सॉल्यूशन डिक्रीजेज कब, अभी मैंने आपको बोला था उसमें हम क्या डाल रहे थे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो वीपी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, कहां पे ऐड करेंगे, टू ए वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो अभी अभी जो मैंने आपको पिक्चर दिखाया, फर्स्ट पिक्चर वोलेटाइल सॉल्वेंट का था जो प्योर फॉर्म में थे, कोई भी चीज का एडिशन नहीं हुआ था, वोलेटाइल थे, वीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे थे, सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट थे। बट जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए, सरफेस पे ये भी आ गया, बट सिंस दे आर नॉन वोलेटाइल, उनके जो मॉलिक्यूल सरफेस पे आ रहे हैं वो हमारे वीपी को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, उसके कारण क्या हो जा रहा था हमारा वीपी, देखिए वीपी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जा रहा था, डिक्रीज हो जा रहा था। तो अब कह सकते हैं कि हमारा क्या हो गया, वीपी ऑफ सॉल्यूशन घट गया है। तो वीपी ऑफ सॉल्यूशन जब घट गया है तो बहुत सारी ऐसे प्रॉपर्टी है जो इससे कनेक्टेड होंगी, उन पे भी असर पड़ेगा। तो बहुत सारी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, क्या क्या असर पड़ेगा, तो लिख लीजिए, देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो क्या करेंगी, इनसे कनेक्टेड होंगी, विच आर कनेक्टेड विद देयर कनेक्टेड विद देयर क्या, देखिए यहां पे आप अच्छे से, कनेक्टेड विद देयर डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। अब इन वेपर प्रेशर से क्या क्या चीजें कनेक्टेड है, पहले हम उनकी एक लिस्टिंग कर लेंगे, उनके क्या क्या फाइनल डेरिवेशंस आने वाले हैं वो हम लेफ्ट में लिख लेंगे, क्योंकि वही हमारा एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट कह लीजिए या थ्योरी कह लीजिए, क्योंकि फाइनल हमें वही अचीव करना है। तो देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज है, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन की जो कनेक्टेड होगी, क्योंकि वीपी हमारा क्या हो जा रहा था, डिक्रीज हो जा रहा था। वीपी मींस वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्या क्या चीजें बढ़ रही थी, क्या क्या चीजें घट रही थी, तो वन बाय वन पहले हम उसकी नेमिंग कर लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लिख लीजिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या हुआ था, सॉल्वेंट का कम हो गया था। यहां कैपिटल में लिखता हूं, पता चलेगा आपको आने वाले समय में कि क्यों बार बार मैं यहां कैपिटल में लिख रहा हूं। तो इसको इन शॉर्ट हम कह सकते हैं RLVP, क्योंकि बार बार ये पूरा बोलना पड़ेगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर रिलेटिवली लो ही तो हुआ था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के कारण। तो पहला हो गया हमारा RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसके कारण और क्या क्या कनेक्शन बन रहे हैं, तो दूसरा बनेंगे हमारे बॉइलिंग पॉइंट्स का बढ़ना, यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या आ जाएंगे, इंक्रीमेंट आ जाएंगे। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फिर किसका, ऑफ सॉल्वेंट। पहले में भी जो हमने पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, किसका, ऑफ सॉल्वेंट, देखिए यहां ऑफ छूट गया, ऑफ सॉल्वेंट, और यहां पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिर से सॉल्वेंट। थर्ड पॉइंट, अभी बीपी बढ़ गया था, बीपी अब आएगा, देखिए क्या, एफपी फ्रीजिंग पॉइंट। बीपी बढ़ा है और एफपी घटता है तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ एफपी। डिप्रेशन ऑफ एफपी मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। अभी मैं फुल नेम लिख देता हूं, नेक्स्ट टाइम से इसको बीपी, इसको एफपी लिखेंगे। ये भी किसका होगा, एफपी ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। अब द लास्ट वन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट के बाद लास्ट वन क्या है, ऑस्मेटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक।
अब देखिए यहाँ पे कहानी, अब सॉल्वेंट नहीं होगा, प्रेशर ओवरऑल सॉल्यूशन का होता है। तो ये सारी चीजें बहुत ध्यान रखनी है कि कहाँ हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं और कब हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट 3 केस में हमने किसका बात किया? इन फर्स्ट 3 केसेज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सॉल्वेंट्स, बट इन द लास्ट केस, इन द केस ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि ये चारों तो हमें पढ़ने हैं, हमें पता है, पर पढ़ने के पहले, जैसे हम एक्सपेरिमेंट करने के पहले हमें पता होना चाहिए कि एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट हमें क्या करना है। तो हमें रास्ते पे जाने में आसानी होती है जब हमें मंजिल पता होती है। तो मैं सबको 1 by 1 एक्सप्लेन करूंगा, बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि फाइनली हमें कहां पहुंचना है, ताकि आपके माइंड में एक सेटअप बना रहेगा कि क्या पाना है, व्हाट इज द एम ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो पहले वाले में क्या आएगा? P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट इक्वल टू x2। देखिए, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट इक्वल टू x2, यही हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मैं सब कुछ बताऊंगा, अभी सिर्फ जस्ट एक टेबुलर फॉर्म में डाल रहा हूं कि आपको आसानी हो जाए। अब दूसरा, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M इंटू, तीसरा B फॉर बॉइलिंग तो F फॉर फ्रीजिंग आ जाएगा, डेल्टा TF तो KB की जगह KF इंटू मोलालिटी स्मॉल है। द लास्ट वन इज पाई इक्वल टू CRT। यह बनाने से आपको क्या फायदा होगा? आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको पता है कि ये हमारी मंजिल है, बस हमें रास्ते चढ़ते जाना है तब तक जब तक हम ये सब अचीव नहीं कर ले। इन सब रास्तों पे जाने में अभी टाइम लगेगा। आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट हाफ कंप्लीट कर ले और हाफ अगले लेक्चर में। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लॉन्ग टॉपिक है, और मैंने आपको बोला है कि फिजिकल केमिस्ट्री में आप कितना भी थ्योरी कर ले, हर टीचर आपको मजेदार थ्योरी बताएगा, बट जब तक हम प्रॉब्लम की प्रैक्टिस अच्छी नहीं करेंगे तब तक सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो प्रॉब्लम की प्रैक्टिस इन सब पे करेंगे, ये सब कहां से है सब डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसको रब कर लेते हैं और उसके बाद 1 by 1 इन चारों को पढ़ेंगे, और इन चारों को पढ़ना क्या कहलाएगा? हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो पहले मैं इसको रब कर लेता हूं और फिर चलते हैं हम आगे। चलिए, तो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हमने 1 by 1 लिस्ट किया था। मैंने बोला था कि सबको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले एक छोटी सी चीज और जान लीजिए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर में नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है। उसके बाद हम चलेंगे, घबराइए मत, आपको 1 by 1 वो चारों पॉइंट डिस्कस करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड सो ऑन सबको। अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कब कब लगेगी, किसके लिए लगेगी, ये जाननी जरूरी है। तो इन जनरल किसके लिए हम यूज कर सकते हैं? आइडियल सॉल्यूशन के लिए। इन जनरल किसके लिए यूज होगा? आइडियल सॉल्यूशन। अब आप कहेंगे कि सर आइडियल सॉल्यूशन होता क्या? रॉड्स के बेसिस पर हमने पढ़ा है, पर यहाँ पे हमारा आइडियल सॉल्यूशंस वो होगा, आइडियल सॉल्यूशंस वो होंगे जिनमें नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन हो। तो एसोसिएशन भी नहीं हो, डिसोसिएशन भी नहीं है, किसके? सॉल्यूट पार्टिकल्स के। मैं बताता हूं इसका मतलब क्या, आप लिखिए। किसके? सॉल्यूट पार्टिकल्स के। तो जब इनके ना कोई एसोसिएशन होंगे ना कोई डिसोसिएशन होंगे, तो इसका मतलब क्या है वो मैं बता दूं। अब जैसे एक एग्जांपल लीजिए आप एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड को आप जैसे ही बेंजीन में डालेंगे वो एसोसिएट कर जाता है। एसिटिक एसिड इन बेंजीन वो क्या करेगा? एसोसिएट। और इसी एसिटिक एसिड को जब हम वाटर में डाल देंगे तो क्या कर लेगा? डिसोसिएट। डिसोसिएट का क्या मतलब होता है? और भी सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करेगा। और एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? एक से दो डाइमर बनेंगे, ठीक है।
अब कह रहा बट, ये तो मैंने एग्जाम, आप कहेंगे कि सर ऐसा कहाँ होता है, तो मैंने एग्जांपल दिया कि एसोसिएशन भी होते हैं, एसिटिक एसिड को जब बेंजीन में डालते हैं और एसिटिक एसिड को जब वाटर में डालते हैं तो डिसोसिएशन भी होते हैं। बट ये हमारे नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की कंडीशन नहीं है। नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की कंडीशन है कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए काम करेंगे वेयर नो एसोसिएशन एंड नो डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, यानी कि ना इनको एसोसिएट करना है ना डिसोसिएट। सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होना चाहिए, बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट को उसमें क्या ले सकते हैं, नेग्लिजिबल। मैं आगे बताऊंगा आपको कि डाइल्यूट सॉल्यूशन होने से सॉल्यूट को डिनोमिनेटर से कैसे नेग्लेक्ट करते हैं। अगला, जो हम सॉल्यूट डालें वो अपना काम करे, केमिकली रिएक्ट करके कुछ और ना करे। तो केमिकली क्या रहना चाहिए हमें, बिल्कुल अनरिएक्टिव। नहीं तो पता चला डाले किसी और काम के लिए, सेटिंग कुछ और लगा देगा, हमारा मेन मकसद ही बदल जाएगा। तो ये सारे नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन जनरल आइडियल सॉल्यूशन के लिए, आइडियल सॉल्यूशन होगा जहां ना एसोसिएशन ना डिसोसिएशन। इन सब ये चीजें अभी सुनने में बहुत आराम लग रही होगी, यूजफुल नहीं है। जैसे इस टॉपिक के लास्ट पे पहुंचेंगे वेंट ऑफ आएगा और आपको बोलेगा कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, ये है वो है, तो आप क्या कीजिए, तो वेंट ऑफ फैक्टर डालना होगा। वहां ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, वाइटल रोल प्ले करने वाली है। तो अभी आप नोट डाउन कीजिए और अब हम 1 बाय 1 बढ़ेंगे अपने टॉपिक पे। जो मैंने 4 टॉपिक बताई थी 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा। करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इन शॉर्ट RLVP, द फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आउट ऑफ 4। हमने लिस्ट किया था 4 प्रॉपर्टी, हमने बोला था 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पढ़ने से पहले एक डायग्राम देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। एक हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने क्या रख लिया, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जनरल हमारा क्या रहेगा, लिक्विड फॉर्म में। तो जो सॉल्वेंट अभी हमने लिया इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है प्योर फॉर्म में, और किसी भी चीज के एडिशन नहीं है। जब प्योर फॉर्म में है तो मैंने आपको 2 फिगर बताया था, ये प्योर फॉर्म वाला, जब सारे के सारे मॉलिक्यूल्स प्योर फॉर्म की ऑक्यूपाई करेंगे सरफेस पे, तो उनकी जो वीपी होती थी वो मोर होती थी, क्योंकि जब इसमें इंप्यूरिटी ऐड कर लेते थे तो जो कुछ पार्ट्स है वो ब्लैक कलर से इंप्यूरिटी आ जाती थी और इस कारण सरफेस एरिया घट जाता था, इस कारण वीपी घट जाते थे। याद है आपको, बहुत बार बताया, आज भी बताया, पहले ही बताया, वीपी लेस। तो वही चीज यहां भी समझनी है कि जब हमारा सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में है तो इसने जो वीपी बनाया होगा, अब ऊपर से हम एक इसमें सॉल्यूट डाल देंगे। सॉल्यूट तो डालेंगे, सॉल्वेंट जो है हमारा वोलेटाइल है क्योंकि ये वेपर फेज में जा रहा था और वीपी कंट्रीब्यूट कर रहा था, पर सॉल्यूट के साथ प्रॉब्लम है कि नॉन वोलेटाइल है। तो नॉन वोलेटाइल है तो बिल्कुल इस ब्लैक की तरह सिर्फ सरफेस एरिया पे जगह लेगा लेकिन वेपर प्रेशर को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं कि पहले जो इसकी वीपी थी वो ज्यादा थी, सॉल्वेंट की जो पहले वीपी थी वो ज्यादा थी, बट जब सॉल्वेंट सॉल्यूशन में आ गया तो उसकी वीपी क्या हो गई, घट गई। क्यों? क्योंकि अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने सरफेस पे जगह ले लिया। तो अब इसको और ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि वी नो दैट। तो हम क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन इज लेस देन दैट सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, सॉल्वेंट इन जब दोनों मिल गए तब कम हो गए, लेस देन दैट ऑफ, लेस देन दैट ऑफ किसके, प्रीवियस केस के, फर्स्ट केस के। जब वो प्योर फॉर्म में था उसमें कुछ भी चीज घुली हुई नहीं थी। ये चीज आपको बहुत ध्यान से मैं बार बार बता रहा हूं, जब ये सिर्फ और सिर्फ एक ब्लू लाइन थी सॉल्वेंट, वो प्योर फॉर्म में था, सारे के सारे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे थे, वीपी ज्यादा थी। जैसे ही सॉल्वेंट सॉल्यूशन में आया, आफ्टर एडिंग द सॉल्यूट, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होने के कारण सरफेस पे जगह ले रहा था और वीपी को डिक्रीज कर रहे थे, तो सॉल्यूशन में कम हो गया। देखिए वीपी ऑफ ए सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन इज लेस देन किसके, प्योर। सो इसका मतलब क्या है कि प्योर में ज्यादा। अब चलिए इतना जान गए तो एक और पॉइंट लिख लीजिए, रॉल्स लॉ हमने पढ़ा है, तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ याद कीजिए, ज्यादा पुराना लॉ नहीं है, तो उसमें हमने पढ़ा था P1 इक्वल टू, इक्वेशन हमने रॉल्स लॉ में पढ़ा था, याद है, क्लियर। इसको 1 कर लीजिए, याद नहीं है तो भी याद कीजिए। हमने सीधा बोला था कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, इसको हटाया था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में याद आता था, याद कीजिए। जब फर्स्ट कंपोनेंट के लिए लेते थे फर्स्ट, सेकंड के लिए लेंगे तो सेकंड, याद कीजिए, नहीं तो जाकर उस वीडियो को रिव्यू कीजिए। रॉल्स में हमने ये
डेराइव कर लिया था। तो P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1 नॉट इंटू x1। P1 प्रेशर कब है सॉल्यूशन में, ये प्रेशर कब है जब वो प्योर फॉर्म में है। तो प्योर फॉर्म के लिए नॉट लगता है और ये वैल्यू ज्यादा होती है, इसी वैल्यू हम मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, पार्शियल प्रेशर आते जाएगा। तो रॉल्स ने ये बोला था। अब यहां से पहला इक्वेशन डेराइव हो गया है। अगला लाइन लिखिए, द रिडक्शन इन वीपी ऑफ सॉल्वेंट, द रिडक्शन इन वीपी मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब क्या कमी हो गई, वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई इस ब्लैक पार्ट, इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के आने से जो रिडक्शन हुआ वो कितनी हुई। तो रिडक्शन इन द वीपी ऑफ सॉल्यूट, जो भी कमी होगी, डिफरेंसेज होंगे, उसको डेल्टा से कह सकते हैं, क्योंकि डेल्टा क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा P1। अब इस डेल्टा P1 की वैल्यू जानने के लिए क्या करेंगे, तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि डेल्टा P1 क्या होगा, डेल्टा P1 तो P1 का डेल्टा का चेंज, तो मैक्सिमम वैल्यू मैंने आपको क्या बोली थी कि प्योर फॉर्म की होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू बड़ी वैल्यू में से इम्प्योर फॉर्म की वैल्यू घट जाएगी, मैक्सिमम है और इसका सेकेंडरी वैल्यू उससे कम ही रहेगा। तो डेल्टा P1 का P1 नॉट माइनस P1 हमने ले लिया। अब हमें पता है कि हमने इक्वेशन 1 से हम चाहे तो यहाँ P1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ P1 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 1 से P1 की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट होगी, देखिए डेल्टा P1 तो वही रह जाएगा बिल्कुल, P1 नॉट भी वही रह जाएगा, और P1 की वैल्यू कलर बदल देता हूं, P1 यही हो जाएगा माइनस P1 नॉट इंटू x1, P1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, P1 ही कॉमन ले लीजिए, P1 नॉट 1 माइनस x1। अब यहां से एक आपको खूबसूरत सा रिलेशन पता चला था कि इन बाइनरी सॉल्यूशन सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ बोथ द कंपोनेंट इज यूनिटी। सो यहां से 1 माइनस x1 क्या हो जाएगा, सिंस x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, देयरफॉर 1 माइनस x1 इक्वल टू नथिंग बट x2। तो यहाँ पे x2 सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, देखिए डेल्टा P1 नॉट और 1 माइनस x2 को क्या लिख सकते हैं, x2। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन आपका और एक इक्वेशन आ गया, जिसको इक्वेशन 2 कर लीजिए, क्योंकि इक्वेशन 1 हम पहले ही निकाल चुके हैं। अब जब इक्वेशन 2 आ गया तो एक चीज और देखिए ध्यान से, कुछ भी ज्यादा नहीं करना है, बस लेफ्ट राइट करना है। तो इस साइड की चीजें यहाँ नीचे आ जाएंगे, डेल्टा P1 बाई P1 नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2। क्लियर है। अब डेल्टा P1 को क्या कर सकते हैं, यहां से देखिए डेल्टा P1 को क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहां से, तो डेल्टा P1 की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट इक्वल टू x2। क्या है, क्लियर है। इस डेल्टा P1 की वैल्यू कहां से लाके हमने सब्स्टिट्यूट किया, यहां से किया, डेल्टा P1 इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1, बाकी सब कुछ कैरी कर दिया। जब ये इक्वेशन आपको पता चल गया तो इसको आप क्लब कर ले, यही इक्वेशन अब जाके देखेंगे। जब मैंने चारों पॉइंट आपको नोट डाउन किया था और बोला था कि एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट लिख लीजिए कि फाइनली हमको क्या लेना है, फाइनली हमको यही पाना है। तो अब मैं कलर थोड़ा बदलूं और आपको बताऊं कि यही जो हमारा कंपोनेंट है, क्या है हमारा, यही कंपोनेंट जो LHS है वही है हमारा RLVP का कंपोनेंट है। और x2 आपको बहुत अच्छे से पता है मोल फ्रैक्शन होता है। मैंने बार बार बोला है कि बाइनरी सॉल्यूशन में जब 1 लेंगे तो सॉल्यूशन और 2 लेंगे तो सॉल्यूट। तो x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहां बहुत मजेदार चीज आपको दिखेगी कि जब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ था तो लोअरिंग का कॉज कौन था, किसके कारण लोअरिंग हुई थी, सॉल्यूट। सॉल्यूट जो यहां जाकर ब्लैक मास सरफेस पे ले रहा था और नॉन वोलेटाइल था, तो सॉल्यूट के कारण जो प्रॉब्लम हुई थी उसका जिम्मेवार भी सॉल्यूट है। यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ partial pressure is directly relative lowering of vapor pressure is directly proportional to x2 and x2 is nothing but mole fraction of solute। तो x2 ही रिस्पांसिबल होगा, क्योंकि सॉल्यूट ही रिस्पांसिबल होना चाहिए कि कितना अमाउंट हमने सॉल्यूट का डिसॉल्व किया, जितना अमाउंट डिसॉल्व करेंगे उतना सरफेस एरिया कवर करेगा और उसी का प्रोपोर्शनलिटी में हमारी वेपर प्रेशर घटेगी। दैट इज आल्सो प्रूव्स दैट डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी। यहाँ पे अगर 2 मोल्स ने जगह लिया तो उसके अकॉर्डिंग घटेगा, 4 लिया तो उसके डबल घटेगा, इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। तो लेफ्ट टर्न इज RLVP
और राइट टर्म इज x2। तो एक चीज बहुत आसानी से क्लियर हो गई। अब यहां से एक और चीज देख लेंगे कि x2 हमें पता है क्या होता है, तो इसी इक्वेशन को इक्वल करके लिख सकते हैं P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट, और x2 क्या होता है मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन 2 का लेना है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ 2 ऊपर, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर आप यहां तक समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। एक चीज और आप लिख लेंगे अगर कंफ्यूज है तो, मैं बार बार बोल रहा हूं कि 1 किसके लिए होता है और 2 किसके लिए होता है। तो n तो नंबर ऑफ मोल्स होता है, सबको पता है n क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, बट n1 किसके लिए, बार बार बोल रहा हूं 1 सॉल्वेंट के लिए, नहीं तो सारा खेल खराब हो जाएगा, और इक्वल टू n2 है, तो ये भी n तो नंबर ऑफ मोल्स ही होंगे, पर 2 किसके लिए, अगर 1 सॉल्वेंट के लिए तो 2 सॉल्यूट के लिए, इसी 2 के कारण सॉल्यूट n2 x2 सॉल्यूट का केस था, और सारा खेल सॉल्यूट खराब कर रहा था, इसलिए जिम्मेवार भी सॉल्यूट था। तो आप इस इक्वेशन को ध्यान में रखेंगे जो हमने डेराइव किया रिलेटिव लेवलिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फाइनल एक्सप्रेशन, इसके साथ थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन की जाएगी। इसके लिए मैं थोड़ा इसको रब करता हूं और आपको आगे लेके चलता हूं। तो आरएलवीपी के लिए हमने यही एक्सप्रेशन डेवलप किया है, या हमने उसको ऑब्टेन किया था आरएलवीपी के लिए, P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट x2 के बदले में आया था, और x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या था हमारा सॉल्यूट, तो x2 को क्या लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो अब जस्ट प्रीवियस रब करने के पहले हमने एक्सप्रेशन डेवलप किया था, अब इन एक्सप्रेशन का केस डिस्कस करेंगे, केस 1 केस 2। पहला केस लेंगे फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होगा कि हमें पता है कि पानी का अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा और सॉल्यूट कम, जैसे एक टैंक पानी में 1 स्पून नमक डालना है, तो स्पून ऑफ नमक के हटा भी देंगे तो उसके वॉल्यूम में कोई अंतर नहीं आने वाले हैं, मोल्स में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आने वाली है। तो डिनोमिनेटर से हमको N2 नेग्लेक्ट कर लेना होगा, क्यों, क्योंकि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, अमाउंट बहुत ज्यादा है सॉल्वेंट का, तो सॉल्यूट को वहां पे नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं कौन सी चीज है N2 सॉल्यूट, N2 क्या होगी बहुत छोटी होगी N1 से, हेंस वी कैन नेग्लेक्ट इट फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से इसको उड़ा लेंगे, तो उड़ा लीजिए, ठीक है। तो N2 बहुत छोटा है तो नेग्लेक्ट किसको करेंगे, नेग्लेक्ट हम N2 को करेंगे, यहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं नेग्लेक्ट किसको करेंगे N2 को, कहां से डिनोमिनेटर से, तो यहां से N2 को उड़ा लीजिए, गायब कर लीजिए, यही तो कर सकते हैं। तो P1 नॉट माइनस P1 बिल्कुल कॉपी कर रहा हूं, कोई भी नई चीज नहीं है, और डिनोमिनेटर से उड़ाते हैं, न्यूमरेटर से मत उड़ा लीजिएगा। तो डिनोमिनेटर से गायब हो गया, हमारा नया एक्सप्रेशन आ गया, इसको एक बॉक्स में डाल लेंगे, ठीक है। अब यहां पे हम इसको और क्या कर सकते हैं, हम चाह रहे हैं कि अलग अलग टाइप में डेराइव कर लें, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिले तो वहां पे सारी चीजें डेराइव नहीं करनी पड़े, सीधा वैल्यू डालें और सीधा आंसर आए। तो नंबर ऑफ मोल्स, एन इज नंबर ऑफ मोल्स, तो आपको पता हो क्या होता है वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो उस फॉर्म में भी डाल लेंगे। तो इसी चीज को सिमिलर फैशन में, पहले एलएचएस तो बिल्कुल वही रहेगा, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया एक्स्ट्रा। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए सॉल्वेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा तो सॉल्यूट बहुत छोटा हो जाएगा, सॉल्यूट बहुत छोटा होगा तो डिनोमिनेटर से इसको नेग्लेक्ट करना है, कहां से सॉल्यूट को नेग्लेक्ट करना है, डिनोमिनेटर से, गायब कर दिया हमने यहां से डिनोमिनेटर से, N2 गायब हो गया क्योंकि नेग्लेक्ट कर दिया। अब N2 को क्या कर सकते हैं, इन नंबर ऑफ मोल्स है, क्या होता है वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, 2 के लिए वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। अब N1 के लिए ये भी वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, बट डिनोमिनेटर में है तो उल्टा होगा, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं किया हमने सिर्फ इस फार्मूला का यूज किया कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो N2 के लिए वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, N1 के लिए वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां से भी एक फार्मूला बन गया, इसको भी डाल लीजिए। देखिए कैसे एग्जाम में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड्स के एग्जाम में डायरेक्ट प्रॉब्लम आएंगे, और जनरली आपको M2 पूछी जाएगी, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, दैट्स व्हाई टॉपिक नेम इज डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। हम दोनों केस डिस्कस करेंगे। अभी फर्स्ट केस हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन का किया, आपके प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक में सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन का है, पर कंपटीशन में हमेशा आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन आएगा, ये जरूरी तो नहीं, क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि हमेशा आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन है, हो सकता है कि वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन दे दे। तो वेदर प्रेस्क्राइब बुक में कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन नहीं है, बट फिर भी हम यहाँ पे इधर ही डिराइव कर लेंगे ताकि दोनों को एक साथ कंपेयर कर सके। तो हम सेकेंड पार्ट में क्या डिराइव करेंगे, फॉर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, नहीं तो इसको रख लीजिए याद,
और कॉन्सेंट्रेटेड के लिए ये रब कर देता हूं और उनको कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा रब करूंगा, ज्यादा नहीं, मुझे लिखने के लिए मैं इधर भी लिख दूंगा, आइए कलर बदल दूं। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के बाद क्या आएगा, फॉर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये रेड पेन से जो लिख रहा हूं आपके प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट कंपटीशन में ये आएगा ही आएगा, क्योंकि हमेशा न्यूमेरिकल्स यू कैन नॉट से कि आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन में न्यूमेरिकल्स देंगे। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए क्या कीजिएगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट इतना ज्यादा था कि थोड़ा सा सॉल्यूट पड़े या ना पड़े फर्क नहीं पड़ता था डाइल्यूटेड। बट कॉन्सेंट्रेटेड में लिमिटेड अमाउंट है, थोड़ा सा भी फर्क पड़ेगा जाए या ना जाए, तो जो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा तो अब हम डिनोमिनेटर को नहीं उड़ा सकते हैं। तो सिमिलर फैशन में कॉपी कीजिए जो हमने प्रीवियस डेरिवेशन ऑब्टेन किया था। बस यही डिफरेंस है, यहाँ N2 उड़ा लिया था डाइल्यूट के केस में, कॉन्सेंट्रेटेड में नहीं उड़ाएंगे। तो इसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो हम क्या करेंगे, तो पहले इसको सिंपली उल्टा कर लीजिए और कुछ भी नहीं। क्या किया हमने, सिर्फ उल्टा कर दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। अब जरा ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, LHS तो वही रहेगा, LHS में कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं है। RHS में N1/N2 और N2/N2 क्या हो जाएगा, 1। इस 1 को क्या करेंगे, LHS में ले आएंगे। देखते जाइए बहुत ध्यान से, नहीं तो बाद में परेशान हो जाइएगा। अब इसका क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। देखिए एलसीएम क्या होगा उसका, P1 नॉट माइनस P1, इधर तो P1 नॉट रहेगा, -1 के जगह पे क्या जाएगा, P1 नॉट माइनस P1, और इधर RHS में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ध्यान से देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, जो एक्सप्रेशन मैंने प्रीवियस में डेराइव किया था उसको उलट दिया है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में। उल्टा करने के बाद भी कुछ नहीं, LHS को टच किया, RHS में N1/N2 और N2/N2 1, इस 1 को इधर लेके आए, LHS का मल्टीप्लीकेशन सॉरी एडिशन और सब्सट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसका एलसीएम आया, 1 में ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिर्फ ओपन कीजिए, देखिए P1 नॉट माइनस से मल्टीप्लाई होगा, P1 नॉट माइनस माइनस प्लस P1, डिनोमिनेटर वही रहेगा आपका और RHS भी वही रहेगा। पर आपको फायदा क्या हो गया, ये देखिए ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गए। क्लियर है, जब ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गए तो बचा क्या, वो यहां पे लिख लेंगे, P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई N1/N2। अब ध्यान से देखेंगे तो हमें इस फॉर्म में आने की जरूरत है। हम यहां तक आ चुके हैं, बस इसको उल्टा कीजिए और देखिए क्या मिलता है। शुरू में एक बार उल्टा किए थे, एक बार और उल्टा कर देंगे, कर दिया हमने। जब हम इसको उल्टा कर दिए तो हमको आ गया P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 N2/N1। अब इसको ब्लू कलर से बॉक्स में डाल लीजिए, दोनों सेम ही चीज है, कोई बहुत अंतर नहीं है, बस इसको उल्टा कर लिया हमने। अब ये हमारा 2 हैशटैग लगाता हूं मैं और दोनों को कंपेयर करना। ये था हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए और ये था हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन वाले को हम किसी भी सॉल्यूशन के साथ यूज कर सकते हैं, एनी कॉन्सेंट्रेशन पे इसको यूज कर सकते हैं। दोनों को बहुत ध्यान से कंपेयर कीजिए, दोनों हैशटैग को, क्योंकि ये फाइनल एक्सप्रेशन आया था डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए और ये फाइनल एक्सप्रेशन आया था कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए। LHS देखिए क्या बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। न्यूमरेटर में P1 नॉट माइनस P1, डिनोमिनेटर में P1 नॉट। एक अंतर है, देखिए क्या अंतर है, यही अंतर है। इसको छोड़ के ढूंढिए क्या कोई और अंतर है, नहीं है। RHS बिल्कुल सेम है, LHS का न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यहां प्योर फॉर्म का प्रेशर आ रहा है, यहां इम्प्योर फॉर्म, बस इतना ही का अंतर है। तो बहुत ध्यान से आप समझेंगे तो डाइल्यूट में इतना पानी है कि थोड़ी सी गलती भी छिप जाएगी और आप प्योर फॉर्म में आ जाएंगे। आपकी गलती को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, बिकॉज डाइल्यूट फॉर्म में सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है। एक टैंक पानी में 1 चम्मच नमक डाले, या थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा, वो मेकअप हो जाएगा। सो प्योर, कंसिडरिंग प्योर बिकॉज डाइल्यूटेड। कॉन्सेंट्रेटेड में कहीं बहुत ज्यादा सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंपेरेबल है, तो कंपेरेबल है तो गलती माफ नहीं होगी, तो जोन की इंप्योरिटी रहेगी, इसलिए प्योर फॉर्म नहीं इम्प्योर फॉर्म। इसीलिए बस इतना ही का अंतर है
तो कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट का जब हम अपने प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक में पढ़ चुके थे, बस थोड़ा सा मेहनत की और हमने कॉन्सेंट्रेटेड का भी पढ़ लिया। और पूरा सिर्फ आपको नीट और जेई के लिए सिर्फ यही याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन में आप देख लेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अमाउंट, और आपको लगेगा कि वो डाइल्यूटेड है तो आप इसको यूज करेंगे, और लगेगा कॉन्सेंट्रेटेड है तो आप इसको यूज करेंगे। तो शुरू में मैंने आपको बताया था कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए यूज करना है, जिसमें एसोसिएशन, डिसोसिएशन, वो सारी चीजें बताई थी। वहां पे डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो टर्म तीसरा आया था यही था। तो इन जनरल जब आइडियल की बात होगी तो हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन चलेगा। जब डाइल्यूट नहीं हो, आपको डाउट हो कि कॉन्सेंट्रेटेड है नहीं है, आप सीधा इस पे आ जाइए, एनी कॉन्सेंट्रेशन के लिए एप्लीकेबल है। तो इसके साथ हमारा थ्योरी खत्म होता है किसका, फर्स्ट टॉपिक ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आरएलबीपी। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो मैं इसको रब करता हूं। चलिए तो मूव करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स पोर्शन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के साथ साथ हम गिवन डेटा को नोट करते जाएंगे और अप्रोच देखेंगे कि सॉल्यूशन का अप्रोच क्या होगा। तो क्या क्या गिवन डेटा है हम क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे और हम देखते जाएंगे। तो चलिए, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, प्योर वर्ड है याद रखिएगा, प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज कितना, 0.850। प्योर बेंजीन का है तो प्योर का क्या लगता है, नॉट। मैंने बार बार आपको बोला हुआ है कि सॉल्वेंट 1 सॉल्यूट 2, तो प्योर बेंजीन का 1 लग जाएगा, 0.850 बार। मैं सारे गिवन डेटा को लिखूंगा। आगे ए नॉन वोलेटाइल, देखिए जो नहीं घुले, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसीलिए मैंने टॉपिक पढ़ाया था फॉर आइडियल सॉल्यूशन, नो डिसोसिएशन, नो एसोसिएशन, वो जाके डिसोसिएट एसोसिएट नहीं करे। इलेक्ट्रोलाइट रहती तो डिसोसिएशन एसोसिएशन होता है, NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, Na+Cl- में टूटता है। अब ये सारे टर्म्स का आपको मतलब समझ में आएगा। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, सॉलिड, वेइंग, अब क्या ऐड होने लगा इसमें, सॉल्यूट इसका ऐड होने लगा, वेइंग 0.5 ग्राम। तो जब इसका 0.5 ग्राम वेट आया किसका, ये सॉल्वेंट में 1 लगता है तो सॉल्यूट में 2 लगेगा, तो उसका वेट कितना हो जाएगा, 0.5 ग्राम W2। अब एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो W1 कितना हो जाएगा, 39 ग्राम, 39 है देखिएगा, 39 ग्राम। अब आगे पढ़िए, मोलर मास ऑफ बेंजीन इज 78, तो मोलर मास बेंजीन का कितना है, 78 ग्राम पर मोल। बेंजीन का है इसलिए 1, ये सब बेंजीन का है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, सॉल्वेंट सब 1 में, सॉल्यूट 2 में। सॉल्यूट जो ऐड किया था हमने कितना था, 0.5 ग्राम। अब आगे देखिए, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन डलने के बाद, यानी कि अब ये प्योर फॉर्म में नहीं रह जाएगा, अब क्या होगा उसमें, सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की एंट्री हो गई, तो अब ये हो जाएगा P1। P1 कितना है, 0.845 बार। देखिए प्रेशर गिर गया, डिक्रीमेंट ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो सब कुछ हमें पता चल चुका है। अब हमें फार्मूला पता है, याद कीजिए हमने फार्मूला डिराइव किया था आरएलबीपी का, हमारा टॉपिक चल रहा है आरएलबीपी, P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट, इसको x2, सारा फार्मूला आप जाके देखिएगा। तो x2 को मैंने बोला था N2 बाई N1 प्लस N2, याद आया। डाइल्यूट के लिए हमने इसको डिनोमिनेटर से गैप कर दिया था, तो N2 बाई N1, और N2 को मैंने क्या बोला था, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, N1 को मॉलिक्यूलर वेट बाई वेट, मतलब वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट डिनोमिनेटर में तो उल्टा, और इधर क्या था, P1 नॉट माइनस P1। ये फार्मूला वहां डिराइव किया हुआ है, डायरेक्ट मैं फार्मूला यूज करूंगा, आप जाके देखिएगा। तो लिखिएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फार्मूला क्या है देखिए, फार्मूला है P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट इज इक्वल टू W2 बाई M2 इंटू M1 बाई W2, W2 बाई M2 इंटू M1 बाई W2। तो इस फार्मूला में सारे वैल्यूज दिए हुए हैं एक्सेप्ट कौन से वैल्यू, एक्सेप्ट M2। देखिए P1 नॉट गिवन, P1 गिवन, P1 नॉट गिवन, W2 गिवन, M1 गिवन, M2 निकालना है, W2 गिवन। तो सारे वैल्यूज को डालिए और आंसर निकालिए। P1 नॉट देखिए क्या है, 0.850 माइनस क्या होगा, P1 0.845 डिवाइडेड बाई 0.850 इक्वल टू W2, W2 कितना है 0.5,
और M2 से डिवाइड कीजिए। M1 कितना है 78 और नीचे W2 कितना है, W1 कितना है 39, ये W2 हम लिख चुके हैं 0.5। अब W यहाँ W1 होगा ना, देखिए W1 क्यों, क्योंकि N2 बाई N1, N2 का वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 2 का बाई N1 उल्टा, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट उल्टा, तो मॉलिक्यूलर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 1 का, यहाँ 1 है तो 1 किसका आएगा 39 का। देखिए यहां से M2 निकालने की आप कोशिश कीजिए और सॉल्व कीजिए खुद से, या वीडियो को पॉज कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, तो आपको आंसर यहां से क्या आ जाएगा, आपको यहां से आंसर आ जाएगा 170 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट है तो ग्राम पर मोल। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आप एक बार ध्यान से देखेंगे, सारा गिवन डेटा आपको मिलते जाएगा। P1 0.850 बार, W1 39 रहेगा, W2 0.5 रहेगा, M1 आपका 71 दिया हुआ है, M2 आपको कैलकुलेट करना है, P1 भी दिया हुआ 0.845 बार। इस फॉर्मूला में सारी वैल्यू को डालिए, फॉर्मूला हमने RLBP में डेराइव किया हुआ है, W2/M2 M1/W1। तो अब सिर्फ आपको M2 निकालना है, बाकी सब कुछ आपको दिया हुआ है। तो M2 को लेफ्ट में लाएंगे, सबको राइट लीजिए, सारा ये डाल लीजिए वैल्यू, M2 आ जाएगा आपको 170 ग्राम पर मोल। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अब मूव करते हैं नए क्वेश्चन पे, इसको रब करता हूं। चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स पे। पढ़िए, हम पढ़ते जाएंगे और गिवन डेटा देखते जाएंगे। तो वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट 25 डिग्री सी क्या दिया हुआ है 639.7 mm ऑफ Hg। अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन बेंजीन एट सेम टेम्परेचर, देखिए डिक्रीज हो गया, कहां पे पहुंच गया। तो प्योर फॉर्म का कौन सा होगा और इम्प्योर फॉर्म का कौन सा होगा, तो पहले लिख लीजिए सॉल्यूशन, गिवन क्या क्या है आपको वो भी लिखते जाना है। तो गिवन क्या है वो देखिए, पहले आपका P1 नॉट, तो P1 नॉट प्योर फॉर्म का होगा और प्योर फॉर्म की वैल्यू ये होगी 639.7 mm ऑफ Hg, क्योंकि प्योर फॉर्म की वैल्यू ज्यादा होती है। अब P1 इम्प्योर फॉर्म में जब सॉल्यूट का एंट्री हो गया है तब 631.9 mm ऑफ Hg। ये दो डेटा मैंने आपको यहां से बता दिया, किसका, P1 नॉट और P1 का, दोनों वैल्यू आपके सामने है। अब देखिए आपको और क्या क्या दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट करना है क्या, आपको मोलालिटी दैट इज स्मॉल m। मोलालिटी का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया हुआ है सॉल्यूशन चैप्टर के लेक्चर 1 में, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास लेते हैं किसका, सॉल्वेंट का। पर यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता था, तो उसको केजी में लेना पड़ता है। क्लियर है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट पहले निकालना होगा और फिर मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा गिवन होगा, देखिए जरा ध्यान से जाके, कहीं ना कहीं मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन होगा। सॉल्वेंट क्या हमारा बेंजीन है, सॉल्वेंट क्या हमारा बेंजीन है। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6। तो C का कितना होता है 12 इंटू 6, हाइड्रोजन को 1 इंटू 6, तो 12 इंटू 6 कितना हो जाएगा 72 और 6 78 ग्राम पर मोल। 78 आ गया क्या हमारा बेंजीन का। अब सब कुछ पता है तो हम एक फार्मूला लगा लेंगे जो हमने डिराइव किया RLBP के लिए। तो फ्रॉम फार्मूला या अकॉर्डिंग टू फार्मूला, डाइल्यूट सॉल्यूशन वाला फार्मूला लगा लेंगे। P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट इक्वल टू N2/N1। N2 क्या होता था हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट और N1 क्या होता था मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो सारी वैल्यू कैसे गिवन है, कहां से गिवन है और कहां से डालेंगे ये देखिए। P1 नॉट 639.7, P1 631.9, P1 नॉट 639.7, N2/N1 आ गया आपको। तो इसको वैल्यू रहने देंगे कैसे N2/N1। तो यहां से N2/N1 की वैल्यू देख लीजिए, सिंप्लीफाई करके कितनी आ जाएगी 0.0122, 0.0122। ये क्या आ गई N2/N1। पर यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, N2 में बार बार बोलता हूँ बाइनरी सॉल्यूशन में हमारा N2 सॉल्यूट का मोल्स होते हैं, N2 सॉल्यूट्स को रिजेंबल्स करते हैं और N1 सॉल्वेंट को।
n है इसलिए मोल्स होंगे, तो ऊपर वाले मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और नीचे वाले मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। इनकी वैल्यू आई है 0.0122 यानी 22। तो यहां से एक चीज हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि जो हमने बेंजीन लिया था वो कितने मोल के लिए हमने लिया था, देखिए C6H6 जिसका मॉलिक्यूलर मास निकाला था 78 ग्राम पर मोल, वो कितना मोल था, सिर्फ और सिर्फ 1 मोल। तो यहाँ हमारा सॉल्वेंट क्या है, बेंजीन है। तो एक चीज क्लियर कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ क्या, 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या है यहाँ, बेंजीन है C6H6। C6 साफ से थोड़ा लिख दो कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, C6H6। तो 1 मोल ऑफ जो सॉल्वेंट है हमारा C6H6 वो कितने मोल ऑफ सॉल्यूट कंटेन रखता है, कंटेन्स दिस मच 0.0122 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के मोल्स आपको पता चल चुके हैं। अब आपका बस एक ही काम बचा हुआ है, यहाँ से आपने जो निकाला है यहाँ से आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स पता चल गए, क्योंकि ये क्या मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने 0.0122 कितने 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट में। अब हमारे पास मोलारिटी निकालनी है। देखिए हमें निकालना क्या है, मोलारिटी। तो मोलारिटी का फॉर्मूला यहाँ गिवन है। मोलारिटी को डिनोट किस चीज से करते हैं, स्मॉल m से। कर लीजिए स्मॉल m, और ऊपर क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आया है 0.0122, और डिवाइडेड बाय क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में, ग्राम में हमें आया है 78 ग्राम पर मोल, 1 ग्राम का 78, तो ग्राम में 78, और उसको जब किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जब इसको आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.156। तो जब यह मोलालिटी के टर्म में लिखेगा, m लिखेगा तो बिल्कुल यही होगा, जब मोलालिटी लिखेगा तो 0.156 m। स्मॉल m मोलालिटी को डिनोट करता है। तो आई थिंक आपको ये सवाल बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि गिवन डेटा मैंने लिख दिया। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, और ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि व्हाट इज द मोलालिटी। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने यहाँ से अचीव कर लिया, क्योंकि ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो आया N2/N1 वो एक्चुअली 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट के लिए इतने सॉल्यूट आए। तो इस सॉल्यूट की वैल्यू डाल दी। बेंजीन का हमें पता है 78 होता है ग्राम पर मोल में, पर मोल, इसीलिए 1 मोल पे इतने सॉल्यूट थे। और ओवरऑल जब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो आंसर आ गया 0.156 मोलालिटी के साथ हमारा ये टॉपिक आज का यहाँ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर खत्म होता है। तो आप वीडियो को अच्छे से पढ़िए, कोई डाउट है तो वीडियो को रिव्यू कीजिए, फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। और जल्दी हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फॉर द सेकेंड टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अंटिल देन थैंक यू।